वाह। तो अभी अभी मेरा ख्याल यही है कि चट्टानों के नीचे मैं हूँ रेत सा बिखरा हुआ, मैं देखता इन चट्टानों को कभी इनके जैसा बन सकूं। है बूंद सी औकात मेरी, मैं लहरों से लड़ने चला, तू देखता जा मेरी लड़ाई हार कर मैं फिर लड़ने चला। हाँ हूँ गलत चल मानता हूँ, तू है सही तो ये बता, हर ख्वाब बुन रहा हूँ विश्वास तुझ पर कर रहा हूँ, तू देगा साथ तो ये बता, लहरों से क्या तू बचाएगा, चट्टानों से भी लड़ाएगा, मैं रेत सा हूँ इन हवाओं में, तू राह मुझको दिखाएगा। ये जंग मेरी खुद से है और विश्वास मेरा तुझसे है, मैं हूँ तो लड़ रहा, तू दिखाई देगा ना मगर है साथ मेरे चल रहा। है बूंद सी औकात मेरी, मैं लहरों से लड़ने चला, तू देखता जा मेरी लड़ाई हार कर मैं फिर लड़ने चला। तुम सोचो, मैं ऐसा बड़ा इंट्रोवर्ट सा लड़का था मेरे स्कूल टाइम के अंदर। मतलब लड़कियां छोड़ो, मैं लड़कों से ही बात नहीं करता था, इतना इंट्रोवर्ट बंदा था मैं। मतलब आज कोई मानेगा नहीं। जब मैं ऐसे मतलब मैंने जोश टॉक दे दी है, टेड टॉक दे दी है, लोगों को ऐसा लगता है अरे नीरज इज वेरी क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट भी लोगों ने मेरे को बोला है, बिकॉज आई एम वेरी ओपन टू सिंगिंग। मैंने बोला जब आपके पास में मरने के बाद एक मौका होता है ना जिंदा रहने का, बिल्कुल, तो आप ये भूल जाते हो कि किसी को क्या फर्क पड़ रहा है आपके गाने से या नहीं गाने से, होने से या नहीं होने से। मुझे फर्क पड़ता है मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है मेरे क्या करने से। एंड ये मैंने बहुत बार लोगों को बोला है कि कब्र में ना आपके साथ अपनी आवाज जाती है, किसी और की नहीं, एक ही आवाज जाएगी अपनी, उसको सेटिस्फाइड रखो। डजंट मैटर कि आप किससे वैलिडेशन ले रहे हो, अपने आप को दो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तुम्हारा रिश्ता अपने आप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो कोई दूसरा उसको बिखार नहीं सकता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि तुम इमेजिन करो, मेरे लिए एक 9th क्लास 8th क्लास से यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठना बहुत बड़ी जर्नी रही है। बहुत सारे दर्द बीच में आए हैं, जिसने मुझे बोल सकते हो मेरी किताब आ रही है, उसी दर्द से वो किताब निकली है। मेरी जो शायरी जो आई थिंक 1 मिलियन पे हिट की थी इंस्टाग्राम पे, और मैंने उस पर ओपन माइक भी दिया था, वो भी उसी दर्द से निकली है। क्या बात है। सो अब इस पहलू पे हम आते हैं कि यार तुम एक्टिंग करते हो, हैं तुम्हारी भी बड़ी तमन्ना है जिंदगी के अंदर, फिटनेस है, शहजादा बनना है, एक्टिंग करना है। थोड़ा बताओ पहला ऑडिशन, कुछ कहानियाँ। पहला ऑडिशन ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं एक्टिंग में था, क्योंकि जब मैं 10th के बाद मैंने एक मेरे शहर में एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था फिर, बट वो कुछ 10-12 दिन किया उसने, फिर मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। अच्छा। हाँ, अरे बहुत ज़्यादा मैंने पैसे गवाए। ये बहुत होता है ना इस इंडस्ट्री में। हाँ बहुत ज़्यादा, ये मुझे लगता है ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स हैं। तो उसके बाद फिर मैं मुंबई आया, और मुंबई में मुझे एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिले, क्योंकि मुझे तो बनना था एक्टर। क्योंकि घर में कैसा हो गया था पता है, मुझे स्विमिंग जाना था, तो तब हमारा जो हमारे शहर का जो स्विमिंग पूल था वो कंस्ट्रक्शन में था, तो वो नहीं कर पाया। फिर मैंने मम्मी को कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, भाई ऑलरेडी क्रिकेट में बहुत अच्छा था, तो अब दोनों जा नहीं सकते। फिर मैंने ऐसे ही थॉट आ गया, मैंने कहा एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट मेरे दोस्त ने बताया है जो हमारे पास में ही है, वहाँ पे मुझे जाना है। तो वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने थोड़ा पैसों का फ्रॉड किया मेरे साथ, और उन्होंने मुझे मुंबई भेजा किसी सर के पास। तो वो मैंने पहला जो मेरा सेट था वो साथ में बना साथिया का था, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन में जो था। तो वहाँ पे मैं एज ए एडी लगा, 5-6 पहले अप डाउन किया। मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। सुबह 5 बजे मुझे स्टेशन पर छोड़ने आती थी, वहाँ से मैं मुंबई की ट्रेन पकड़ता था। रात को फिर तो मुझे 3 घंटे सोने मिले थे, 6 महीने तक तो ऐसे ही चला, 3-4 घंटे सो रहा हूँ। तो तब जाके मैं साथिया के सेट पे पहुंचा। फिर मैंने देखा कि ये इतनी बड़ी दुनिया है, इतना कुछ चलता है, बिहाइंड द कैमरा ये सब होता है, ये वो चीज़ें। एडी किया। उसके बाद फिर मैंने जब 2-2.5 साल किया, फिर मैंने मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो मुझे वहाँ रख रहे थे, मैंने उनको बोला सर मुझे अभी इसमें नहीं करना डायरेक्शन में, मुझे एक्टर बनना है, मेरा वही गोल था। उन्होंने कहा अरे इसी में से निकलेगा। मैंने कहा नहीं सर प्लीज़ आप अब मैंने तो 2 महीने बाद फिर मैंने वो सीरियल ख़त्म करके ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1 साल में मुंबई रहा, तो पैसों की दिक्कत बहुत आई, बहुत पैसों की दिक्कत आई, कहीं कमाने का जरिया नहीं था। आप मानोगे नहीं, मेरी ऐसी स्ट्रगल जर्नी मुंबई में रही है कि मैं पहले नाला सुपारा में था, जिसमें मैं किसी के साथ रहता था। तो मेरे पापा ने, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तो था, उसको पैसे दिए थे कि प्लीज़ मेरे बेटे को रखो। वो मेरे रूममेट को पैसे ही नहीं देता था। तो और वो मुझे 15 दिन तक रखा। उसके बाद उसने मेरा बैग निकाल के बाहर रख दिया, जाके पैसे लेके आ तो ही दूंगा। मैंने सर को फ़ोन किया, सर आपने पैसे नहीं दिए, पापा ने तो आपको दे दिए थे पैसे, इसको भी पे करो। तो बोलता हाँ मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है तू। तो उसने ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई कहानी या लोग मुझे ऐसे वे में लेके हाँ अच्छा अब तो पॉडकास्ट में आया है या तेरी वीडियो आ रही है तो तू, आप मानोगे नहीं, मैं उस दिन रात को नाला सुपारे में रहा, क्योंकि मेरा बैग बाहर निकाल दिया था रूम के। तो मैं कहाँ जाऊँ, दमन की ट्रेन थी नहीं, रात के 11:30 बज रहे थे। तो मैंने बैग लेके मैं स्टेशन पे बैठ गया, क्योंकि स्टेशन ही एक सेफ प्लेस थी, मुझे ऐसा लगा। वहाँ पे बैठा, वहाँ पे मैंने सर को फ़ोन किया। सुबह जैसे ही 3 बजे सुबह के, उसके बाद फिर 4:30 बजे कुछ पहली ट्रेन आई। फिर मैं डायरेक्ट घर गया, मैं रो रहा था पूरी रात, क्योंकि मेरे को घर से निकाल दिया था। ये 2016। ओके।
हाँ। और बॉम्बे में आके कितना टाइम हुआ था इस 6 महीने। 6 महीने हुए थे मुझे नाला सोपारा में ही 2-3 दिस इज बिफोर हार्ट ब्रेक। ये तो हार्ट ब्रेक तो अभी हुआ 2021 में, ये सब तो उससे पहले ही बहुत स्ट्रांग हो चुका सत्यम। मतलब आप मानोगे नहीं, 10th के बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। मैं समझ गया फिर तुम्हारी एक्टिंग जर्नी बहुत लंबी रही। हाँ 10th के बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था, अकेला लड़का रह रहा है, खुद खाना बना रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें। उसके बाद फिर 2016, हाँ 2016 में ये सारी चीजें हुई, फिर एडी में लगा। फिर मेरा सबसे अच्छा अचीवमेंट था, मैं नाला सोपारा से, जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाता था, मेरे कपड़े फटे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउडेड है, वहाँ से ट्रेन ना पकड़ने, फिर मैंने कहा अब मेरे को शिफ्ट होना है। तो ट्रेन में वो पोस्टर देखा फॉर पीजी, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा महाड़ा में है ये। मैंने महाड़ा कहाँ है? अंधेरी में। मैंने कहा ठीक है। फिर जाके फिर थोड़ा हुआ, जहाँ पे मैं 1000 रुपये दे रहा था मंथली, वहाँ पे मेरा 6000 रेंट हो गया। पापा ने कहा तू अच्छी जगह रह, बस ऐसी जगह मत रहे जहाँ पे 1 घंटा पानी आता था रात को ही भरना है, वरना सुबह पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर मैं वहाँ शिफ्ट हुआ तब जाके थोड़ी लाइफ ठीक लगी। फिर वहाँ पैसे कैसे कमाऊँ, तब मैं इवेंट्स में काम करने लगा। 200-250 रुपये मिल रहा है, क्राउड वर्क पीछे खड़े होना है दिन के। तो बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, मैं रियलिटी शो में नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे फिल्म सिटी में जहाँ पे क्राउड चाहिए होता था पीछे सीट्स भरने के लिए। हाँ बैकग्राउंड तो मैं बैठा हूँ। हाँ तो मेरे को 150 रुपये मिलते थे, 12 घंटा बिठाते थे वो, वहाँ से पैसे आते थे, मैं जमा करके फिर मैं रेंट देता था। फिर एक टाइम पे मैं थक गया, मैं घर चला गया। उसके बाद फिर मैं जॉब की वहाँ पे होटल में, रिसेप्शन की और अकाउंटेंट संभालता रहा, 2 साल किया। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, वो होटल भी बंद हो गया। फिर जो पैसे बचे थे मैंने कहा अब इसको फिटनेस में डालते हैं। फिर फिटनेस में ट्रांसफॉर्म करते करते फिर मैंने सर्टिफाइड हो गया, तो मैंने जॉब पकड़ी। 1 महीने ही जॉब किया, मैंने कहा जॉब में भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो दूसरे ट्रेनर जलने लगे थे मुझसे। तो फिर वो होता है। हाँ तो वो ओनर को इन्फ्लुएंस कर दिया, तो ओनर ने मुझे निकाल दिया था जॉब से कि आप कल से मत आओ, या तो आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करो। मैंने कहा सर अगर मुझे फ्रीलांसिंग करने तो मैं आपके जिम में तो नहीं करूँगा। फिर मैंने 5-6 जिम पकड़े, फ्रीलांसिंग की, अच्छे क्लाइंट, पैसे आने लगे। जब ज़्यादा पैसे आ गए तो उसके बाद फिर तब 2021 आ गया, फिर एंट्री हुई मैडम की, शहजादी की। फिर वो एक दास्तां चली, फिर क्लाइंट सब छोड़ दिए मैंने कहा नहीं यार इसको टाइम देना ज़रूरी है, क्लाइंट तो आते रहेंगे, पैसे तो हैं ही बैकअप में, थोड़े बहुत खर्चा चल रहा है। उसके बाद फिर हार्ट ब्रेक हुआ। उसके बाद फिर मेरे 2021 में मुझे शिफ्ट होना था मुंबई, क्योंकि मेरे पास पैसे जमा हो गए थे लॉकडाउन में ऑनलाइन ट्रेनिंग से। तो मुझे अच्छा कोर्स करना है, एक्टिंग का, थिएटर ज्वाइन करना है। मैं शिफ्ट 2021 में वो मिली, मैंने कहा एक काम करता हूँ 22 में शिफ्ट होऊंगा एनी हाउ, तब इसको भी साथ ले जाऊंगा। 22 में ये हुई कि कोई तीसरे शख्स की ज़िंदगी में उसकी एंट्री हो गई। अब 22 भी चला गया। अब 23 में मुझे लगा कि अब मैं पोइट्री शोज़ करूँगा, अब मैं अप डाउन करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मुंबई शिफ्ट हूँ। फिर 2024 तक में मैंने स्ट्रगल किया। फिर 2024 में मैंने पहला शो डाला, उससे थोड़े पैसे आए। फिर मैंने ऐसे 2-3 शोज़ किए, कॉर्पोरेट शोज़ किए। फिर मैंने मुंबई में शो किया जिसमें आप लोग आए थे। उसके बाद फिर मैंने जो पैसे कमाए, उसके बाद फिर मैं अभी शिफ्ट हुआ। तो अब मैं सीरियस हो गया एक्टिंग को लेके। मैंने आके ही थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर प्रैक्टिस करने लगा। तो ये तो बहुत बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जब थिएटर वाले सर पूछते हैं ना कि तुम्हें एक्टर क्यों बनना है, मैंने कहा मेरा पर्सनल रिश्ता है मुंबई से, मुझे इससे बदला लेना है। बहुत इसने मुझे परेशान किया है बैक डेज में, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो अब जितना मुझे इसने मुझसे लिया है, उससे मैं कम से कम नहीं तो 100 गुना इससे निकालूंगा। तो मेरा मुंबई से रिश्ता पर्सनल है, और मेरे घर से कोई भी नहीं था मुंबई में। तो मेरे को मुंबई ऐसा है कि अब मैं मुंबई में ही जो करूँगा, और यहाँ से देखो अब मैं कितना बड़ा बनता हूँ। क्योंकि मैंने देखी है ना यार, शाहरुख साहब मेरे भगवान है जैसे हैं। तो वो इंस्पिरेशन है कि भाई साहब जो इंसान कुछ नहीं होकर राज कर सकता है, तो हम कहीं ना कहीं तो कुछ कर लेंगे। पहली बात तो भाई रिस्पेक्ट जी। और मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ठीक है तुम पॉडकास्ट पे आज आए हो, वापस भी आओगे जी, बट आई एम श्योर कि तुम कुछ ना कुछ जो तुम बोल रहे हो ना, ये बदला जो मुंबई से है, ये जरूर तुम्हारा मुकम्मल होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट बदला, इट्स अबाउट कि मुझ में वो तुम में ना, अगर उस बंदे ने तब नहीं गिव अप किया जब यार वो रेलवे पे आ गया, या क्या ही कीमत लाओगे तुम एक सपने की। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई क्या कीमत तुमने चुकाई है एक सपने के लिए, क्या बोलोगे तुम? वही एग्जैक्टली, क्या कीमत चुकाई है मैंने सपने की, कि मेरे माँ बाप आज भी मुझे सपोर्ट नहीं करते एक्टिंग में। मॉम है जो करती हैं, पर वो दिखाती नहीं पापा को इतना, क्योंकि मेरे डैड का सपना था कि एक टाइम पे, क्योंकि हमारे दमन में वो पोर्चुगीज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि रूल कर चुके हैं वहाँ पे फॉरेनर्स। तो हमको पोर्चुगीज पासपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, लंदन का, पोर्चुगल का। तो ज़्यादातर लोग लंदन जाते हैं। तो पापा को यही था कि लंदन जा, वहाँ पे अच्छा खासा पाउंड्स कमाओ, और लोग यहाँ पे आके घर बनाते, खर्च करते। तो मेरी पूरी तैयारी चल गई थी कि मुझे लंदन शिफ्ट करना है उनको। और मेरी मम्मी अगेंस्ट थी, क्योंकि पहला ट्रिप जो लंदन का होता 3 साल बाद में आता। उसके बाद फिर 3 साल में सिर्फ 3 महीने रह सकता हूँ इंडिया में, उसके बाद बैक टू वहाँ पे लंदन वापस। तो मम्मी का कहीं भी मन था नहीं, पर पापा ने भी इतनी जिद कर ली थी, और मैंने भी सोच लिया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मैं शिफ्ट हो जाता हूँ बाकी। और मैं अगर वहाँ भी रहता ना, तो मैं एक्टिंग में कोशिश तो करता, वो तो कीड़ा था ही मेरे अंदर, पर मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता वहाँ।
वहाँ से मुझे ये हो गया कि अब मुझे गिव अप तो नहीं करना है, भला कितने प्रॉब्लम हो जाए। आज भी मॉम डैड जो है, क्योंकि डैड को लोग बताते हैं ना कि 1% रेशियो भी नहीं है सक्सेस होने का। दमन में कितने लोग थे जो बॉम्बे आ चुके थे एक्टर बनने, वो भाग गए। और वो बोलते हैं ना कि कम से कम लाखों लोग महीने में आते हैं और लाखों से ज़्यादा लोग चले भी जाते हैं, क्योंकि जिसको एक्टर बनना है। तो ये फील्ड ही इतनी बड़ी है। मैं तुम्हें बोलता हूँ, जिसके पास सपना होता है ना, वो इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। बिल्कुल। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी ये सेम लाइन बोली थी, एंड इट इज समथिंग दैट हिट्स मी वेरी हार्ड। मेरे को एक सपने ने ही जिंदा रखा था, उस हॉस्पिटल बेड पे भी, आज भी वो एक सपना ही जिंदा रखता है। एंड आई हैव सीन दिस फेज। आज भी माँ बाप नहीं समझ पाते कि नीरज क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट आज ये है कि थोड़ा सा उनका वो बढ़ गया है कि हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छा ही कर रहा है। कभी कभी हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि क्यों इतना फितूर करना है या क्यों एक आर्टिस्ट बनना है, बट अगर मेरा सुकून उस चीज में है तो वो है। अगर जमाना उस चीज के लिए ज्यादा पैसा नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है शायद से, राइट। बट मैं अपने आप को बदल के जीऊं, ये बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुका रहा हूं मैं, है ना। कम पैसे में इंसान गुजारा कर सकता है, एग्जैक्टली, बट अपने आप को बेच के इंसान कभी गुजारा नहीं कर सकता। और ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको मोटिवेट करता है फिर कोई भी हो। देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, फिटनेस का था तो मेरा कोई आइडल नहीं था, ठीक है, कि मुझे सिर्फ बॉडी बनानी, मैंने कोई गोल नहीं रखा था। आज मेरी वो फिजिक है जो मैंने सोचा भी नहीं था, और मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल कितना है, मैं कितना आगे जाऊंगा। अभी तो 5 साल हुए और 50 साल में मेरे क्या फिजिक हो सकती है, या आने वाले 10 सालों में मैं मेरे पीक पे रहूंगा, यू नो, कि वो जो सिग्मा जो पीक होता है ना, उस पर रहूंगा तो मेरी फिजिक कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यही है जो मुझे अगले दिन के लिए ना वो प्रोत्साहित करती है कि भाई आज तुझे जिम जाना है, क्योंकि जो तू 5 साल से जा रहा है, तेरे एब्स आ गए, तेरा शोल्डर ब्रॉड हो गया, बैक ह्यूज हो गया, चेस्ट यू नो शेप में आ गए हैं, तो सब कुछ परफेक्ट है। अब तू जाएगा, यही है जो यू नो तू ब्रेक डाउन कर रहा है। सेम मैं जब साथी के सेट पे था, सुबह 9 बजे उनका ब्रेकफास्ट होता था। मैं जल्दी पहुंचता था क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट खाना है, क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद लंच होता था और 7 बजे वहाँ पे नाश्ता होता था। 7 बजे नाश्ता में इतना ज़्यादा खाता था क्योंकि मुझे पता है रात को मुझे नहीं खाना है, फिर मुझे अगले दिन सुबह नाश्ता मिलेगा। तो आप सोच रहे हो, और आज वो फेज़ है कि मैं दिन में 7 मील लेता हूँ, और 7 मील लेता हूँ, और मेरे महीने का खर्चा 20 से 25 हज़ार सिर्फ खाने में। तो आप सोचो कि जहाँ पे मुझे मैं 2 मील के लिए मैं रोता, क्योंकि मैं घर पे बोल भी नहीं पाता था। अगर मैं मेरे पापा को फोन करके बोल दूं कि पापा मैंने आज रात को खाना नहीं दिया, पापा अगले दिन आके मुंबई में मेरा कान पकड़ के ले जाएंगे घर, कि तेरे को 5 टाइम खिलाता हूँ, चल। अगर मुझे पता है कि मेरे को बताना नहीं, मैं स्टेशन पे, अभी ये पापा अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं रात को स्टेशन पे रुका था, वरना पापा ने उस रात फोन किया था, मैंने कहा घर पे हूँ, सो रहा हूँ, नींद आ रही है, फोन रखो। ये मैंने फोन काटा था। ऐसे कितने सारी चीजें होती है ना जो हम अपने अंदर दफन कर देते हैं और कभी बाहर नहीं आती। एग्जैक्टली। और क्या ही बोलूं, मतलब इसके लिए कुछ ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा, और कहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट मैं ये सोच रहा था कि मैंने जो दर्द पे 4 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आज तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट में कहूंगा जी इरशाद, कि और स्पेशली उस रेलवे वाले जोन के अंदर, यू नो, और ऐसे उस हर आई थिंक बंदे के लिए जिसने अपनी लड़ाइयाँ शायद जो लड़ी हैं वो किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल। और वो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल सा एंड होगा। किसको कहता कि कैसा दर्द है, किसको कहता कि कैसा दर्द है, अल्फाज क्या ही बयां कर पाते। क्या बात है। किसको कहता कि कैसा दर्द है, अल्फाज क्या ही बयां कर पाते, क्योंकि जब रूह से आह निकलती है, क्योंकि जब रूह से आह निकलती है तो अल्फाज नहीं आंखें बयां करती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक आज मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि और ये अब मैंने लाइफ को भी ऐसे ही ले लिया है कि यू नो कि मुझे मॉम डैड के ही सपने पूरे करने हैं। मेरे लिए अभी जो करंटली आप पूछेंगे कि सक्सेस क्या है और आने वाले टाइमों में, कि मेरे पास बैंक में मेरा ये सोर्स हो, पैसिव इनकम हो, जहाँ से पैसे आ रहे हो, मैंने ऐसे बिजनेस छोड़े हुए हो, मेरे टाइम जब मैं निकल जाऊँगा इस सब चीज़ों से, स्ट्रगल से, मेरे पास मेरी फैमिली हो, मेरा भाई हो, मेरे मॉम हो, मेरे डैड हो, हम कोई वेकेशन पे जाएँ, हम सुबह दौड़ रहे हों, सब फिट हों, अच्छा मेरे पास पैसा हो, मेरे पास शौहरत हो, मेरे पास मेरा परिवार हो, हमारे बीच में से मेरा रियो जो डॉग है, मेरी जान, वो निकल के दौड़ रहा हो, ये मेरे लिए सक्सेस है बस। और मेरे माँ बाप जिस चीज़ पे हाथ रख दें वो उनको मिल जाए, बस मेरे लिए वो एक पीक है सक्सेस, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना देखा है और उन्होंने मुझे कभी गरीब फील नहीं कराया। तो अब मेरा वो कर्तव्य बनता है कि मैं उनको इस तरह से ले जाऊँ इतना ऊपर जहाँ उन्होंने कभी सोचा ही नहीं हो। तो इसलिए मैंने इस पर लिखा था कि अब तो मुशक्क़त कर रहा हूँ ज़िंदगी को पार लगाने में, दिन रात जाग रहा हूँ बुने हुए सपनों को हकीकत में बदलने में, हे महादेव बस इतना सफल कर दो जितना मेरी माँ सोचे जा रही है, मुझे डर लग रहा है यारो मेरी माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही है। वाह। तो अभी मेरा ख्याल यही है कि चट्टानों के नीचे मैं हूँ रेत सा बिखरा हुआ, मैं देखता इन चट्टानों को कभी इनके जैसा बन सकूँ।
है बूंद सी औकात मेरी, मैं लहरों से लड़ने चला, तू देखता जा मेरी लड़ाई, हार कर मैं फिर लड़ने चला। हाँ हूँ गलत चल मानता हूँ, तू है सही तो ये बता, हर ख्वाब बुन रहा हूँ विश्वास तुझ पर कर रहा हूँ, तू देगा साथ तो ये बता, लहरों से क्या तू बचाएगा, चट्टानों से भी लड़ाएगा, मैं रेत सा हूँ इन हवाओं में, तू राह मुझको दिखाएगा। ये जंग मेरी खुद से है और विश्वास मेरा तुझसे है, मैं हूँ तो लड़ रहा, तू दिखाई देगा नाम अगर है साथ मेरे चल रहा, है बूंद सी औकात मेरी, मैं लहरों से लड़ने चला, तू देखता जा मेरी लड़ाई, हार कर मैं फिर लड़ने चला। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।